नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 13 अप्रैल 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आज के न्यूज़पेपर में कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपके पीटी में सवाल बनते हैं। हम लोग अलग अलग आइलैंड को लेकर जो पैसिफिक में विवाद चल रहा है उसको भी देखेंगे। उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे न्यूज़ हैं जहाँ से आपके पीटी और मेंस दोनों में सवाल बनते हैं। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। हेडलाइन तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, चुनाव को लेकर गहमा गहमी चल रही है राजनीतिक पार्टियों में, तो उसको तो हम लोग कवर नहीं करेंगे। और मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि जम्मू कश्मीर का हम लोग जल्द ही स्टेटहुड दे देंगे, मतलब कि संपूर्ण राज्य का जो दर्जा है, जो जम्मू कश्मीर को पहले मिला हुआ था वो फिर से उसको मिल जाएगा, है ना। अभी उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला हुआ है। विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश, विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो एक पंडीचेरी है, पुदुचेरी जिसको कहा जाता है, और एक दिल्ली है, और एक जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा बनी नहीं है, वहाँ पर परिसीमन हो गया है लेकिन अभी बनी नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को विधानसभा सहित संपूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा। आर्टिकल 370 का जो प्रावधान था जिसको निरस्त कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको ख़त्म कर दिया गया था 2019 ईस्वी में 5 अगस्त को। तो प्रधानमंत्री जी ने चुनावी भाषण में बोला है कि जल्द ही उसको क्या मिल जाएगा, तो स्टेटहुड का दर्जा मिल जाएगा। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि इन्फ्लेशन स्लोड है, लेकिन जो फूड का बिल है अभी भी उस पर, यानी कि खाद्य में जो मुद्रास्फीति है वो कम नहीं हो रहा है। और ओवरऑल अगर हम लोग इन्फ्लेशन देखेंगे, मुद्रास्फीति देखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। दरअसल मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थों में तात्पर्य क्या होता है? इसका सामान्य अर्थों में तात्पर्य होता है महंगाई। इसका क्या तात्पर्य होता है? महंगाई। क्या महंगाई से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? तो जब मार्केट में कैश का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो रुपए का डिवैल्यूएशन हो जाता है, रुपए का डिवैल्यूएशन हो जाता है। अगर आप 10 रुपये का पहले 10 सामान खरीद पाते थे तो आप 10 रुपये का 8 ही सामान खरीद पा रहे हैं। तो या तो सामान का जो सप्लाई है वो कम हो गया है, या तो रुपए का डिवैल्यूएशन हो गया है। इन दोनों में से एक केस ही हो सकता है। तो अगर सामान का सप्लाई समान बना हुआ है, सामान जितना पहले उत्पादन होकर आ रहा था अभी भी उतना ही आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? फिर तो रुपए का डिवैल्यूएशन हो गया है, रुपए का डिवैल्यूएशन हो गया है, रुपए का मूल्य में गिरावट आ गई है, रुपए की ताकत में कमी हो गई। और ये जो इन्फ्लेशन है ये ऊपर नीचे होता रहता है। विकासशील इकोनॉमी की एक खासियत ये भी होती है, वहां पर इन्फ्लेशन को कभी भी बिल्कुल ही कम नहीं कर दिया जाता है। एक इन्फ्लेशन बनाकर भी रखा जाता है, महंगाई को बनाकर भी रखा जाता है। महंगाई को बनाकर इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि उससे क्या होते हैं, जो उत्पादक हैं, जो उत्पादन करते हैं उनको कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और अधिक उत्पादन करने का। और महंगाई कहीं ना कहीं छोटे लॉन्ग टर्म का नहीं, शॉर्ट टर्म का जो इन्फ्लेशन होता है ये कहीं ना कहीं उत्पादक को प्रेरित करता है और भी उत्पादन के लिए, और उससे कहीं ना कहीं मार्केट में रोजगार भी क्रिएट होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इकोनॉमिक्स है ये, इसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके सामान्य समझ के अलग होता है। आपको लगता होगा महंगाई केवल नुकसान ही होता, नहीं। शॉर्ट टर्म में, मैं बार बार शब्द यूज कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में महंगाई कई बार इकोनॉमी के लिए सही होता है। इसीलिए हमेशा इन्फ्लेशन को कभी भी ये नहीं बोला जाता है कि इसको जीरो पर ले आना है। इसका एक बनाकर रखा जाता है कि 4 से 6% के आसपास हम लोग इन्फ्लेशन को बनाकर रखेंगे। 6% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 4% से कम नहीं जाना चाहिए। अगर एकदम से दाम कम हो जाएगा, मान लीजिए सब्जियां बिल्कुल ही सस्ती हो जाएंगी, तो किसानों की रीढ़ टूट सकती है, किसानों को भारी नुकसान हो सकता है, जो अक्सर उन्हें होता भी है। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि इन्फ्लेशन का जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स, उसको सही से पढ़िएगा, उसके प्रभाव को सही से पढ़िएगा। लॉन्ग टर्म प्रभाव और शॉर्ट टर्म प्रभाव दोनों को पढ़ना है। हाँ, इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर दौड़ती हुई मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं, या बिल्कुल दौड़ती हुई मुद्रास्फीति यानी कि 10% से ज़्यादा अगर हो जाए, तो फिर इकोनॉमी के लिए बहुत ही ख़राब होता है वो। फिर वो इकोनॉमी को विनाश के कगार पर पहुँचा सकती है, गरीब लोगों को भारी परेशान भी कर सकती है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ध्यान से सुनिएगा, तो किसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा? तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनको होगा जिन्होंने ऋण लिया हुआ है, और ऋण का ब्याज चुका रहे हैं। मान लीजिए ब्याज उनको 25 रुपया चुकाना था, वो 25 रुपया ही चुका रहे हैं, लेकिन दरअसल में इन्फ्लेशन के कारण इस 25 रुपये की वैल्यू क्या है? तो 20 रुपये हो गई है। तो इन्फ्लेशन में जो लोग ऋण देते हैं उनको नुकसान
नुकसान होता है और इन्फ्लेशन में जो लोग ऋण लेने वाले लोग होते हैं उनको फायदा होता है। ये मैं यूपीएससी पीटी का सवाल डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें यही पूछ लिया जाता है कि इन्फ्लेशन जब बहुत ज़्यादा हो, मुद्रास्फीति की बहुत ज़्यादा स्थिति हो, तो वहाँ पर किसको बेनिफिट पहुँचता है, किसको नुकसान पहुँचता है। जो फिक्स सैलरी पर्सन लोग हैं, क्या उनको नुकसान पहुँचेगा, या उनको बेनिफिट होगा? तो फिक्स सैलरी पर्सन को नुकसान पहुँचता है, क्योंकि ओवरऑल महंगाई बढ़ जाती, पैसे का डिवैल्यूएशन हो जाता है। लेकिन बैंक से अगर आपने लोन लिया हुआ है और आप बैंक को ब्याज चुका रहे हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होता है इन्फ्लेशन के दौरान। तो इन्फ्लेशन का इकोनॉमिक्स इतना ही छोटा सा है। चलते हैं आज का आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल नहीं, मुख्य न्यूज़ है आज का, जिसमें राज्य और केंद्र के बीच में जो विवाद बढ़ रहा है वित्त को लेकर, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी चिंतित है। काफ़ी सारे पिटीशन वहाँ पर डाले गए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ है, कई सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सारे न्यूज़ को मैं नोट डाउन करता हूँ या करती हूँ, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है। अगर आप सारे को नोट डाउन करते हैं तो कोई इसमें गलत नहीं है, आपका रिवीजन भी हो जाता है और आप तैयार भी कर लेते हैं नोट्स। जो लोग पेड में ऐड है उनको पीडीएफ भी मिल जाता है। पेड में ऐड होने का सामान्य सा प्रोसेस है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम इंस्टाग्राम है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। वहाँ पर डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन का हिंदी इंग्लिश में पीडीएफ मिल जाता है और आपको आंसर राइटिंग भी मिल जाता है। दोनों का एक ही है, 299 ही पर मंथ में आपको दोनों चीज़ मिल जाता है। अगर आप यूट्यूब से भी ज्वाइन कर सकते हैं 299 में एस्पिरेंट का, तो भी आपको मिल जाता है। तो आपकी जैसी स्थिति, आपको जैसा स्थिति हो वैसा आप फैसला ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर आप नोट डाउन भी कर रहे हैं तो भी कोई गलत नहीं है, बस उसको रिवीजन भी करना होता है, केवल नोट करने से नहीं होगा। कल मैंने एक मिस्टेक कर दिया था, वो स्लिप ऑफ टंग था। मैंने क्वाड के सदस्यों में चीन का नाम ले लिया था, जो कि चीन सदस्य नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। ये स्लिप ऑफ टंग ही था। दरअसल में वहाँ पर मैंने एससीओ, ब्रिक्स सभी की चर्चा की, तो इन सभी का सदस्य है चीन, तो क्वाड में भी मैंने चीन का नाम ले लिया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कल एक छोटा सा मिस्टेक हुआ था। केंद्र के खिलाफ राज्यों की बढ़ती अपील से सर्वोच्च न्यायालय चिंतित है। अब इस चीज़ को लेकर डिटेल में न्यूज़ आया था हिंदू में, उसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों द्वारा केंद्र के खिलाफ उनके पास जाने के लिए मजबूर होने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है कि इतना ज़्यादा राज्य जो हैं वो केंद्र के पास में बार बार क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है, क्यों इतना संकट उत्पन्न हो रहा है केंद्र और राज्य के संबंध में। किन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी है? तो तमिलनाडु ने केंद्र सरकार पर लगभग 38 हजार करोड़ रुपए आपदा राहत निधि में देरी करके राज्य की जरूरतों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। तमिलनाडु राज्य जो है उसने आरोप लगाया केंद्र सरकार पर कि 38,000 करोड़ रुपए का आपदा राहत के लिए एक फंड था, कोष था, वो प्रदान नहीं किया गया है, देरी किया गया है। इससे राज्य का जो इकोनॉमी है, राज्य की जो स्थिति है, उस पर खराब प्रभाव पड़ता है, आरोप लगाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। इससे पहले आपको पता ही है केरल राज्य का मामला चल ही रहा था। आपको मैंने पश्चिम बंगाल का भी एक मामला डिस्कस करके बताया था कि यानी कि जहां पर केंद्र और राज्य में सरकारें अलग अलग हैं ना, सेंटर और स्टेट में सरकारें अलग अलग हैं, दरअसल वहाँ पर कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। अगर आप भारत का स्वतंत्रता के बाद का इतिहास पढ़ेंगे, मैंने पिछले वीडियो में एक रिकमेंड भी किया था, प्रधानमंत्री सीरीज है एबीपी का, जरूर देखिएगा, मस्ट वॉच सीरीज है, 10 से 12 वीडियो है करीब में, लेकिन आपका स्वतंत्रता के बाद का इतिहास क्लियर कर देगा। खैर, इस पर आते हैं तो आपको ये पता चलेगा आज़ादी के पश्चात से ही नेहरू जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक में सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन रहा है वो हमेशा वो एक आपको दिखेगा ऊपर नीचे होता ही रहता है। रोलर कोस्टर के समान है, कभी भी एक समान नहीं रहता है, ऊपर नीचे होता ही रहा है। तो उसी का दौरान एक अभी भी चल रहा है जिसमें बहुत सारे जो अपोजिशन पार्टी के राज्य हैं, शासित राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, जैसे आपका केरल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ से आए दिन आपको केंद्र और राज्य के बीच में तनाव देखने को मिलता है। केरल ने सीधे सर्वोच्च न्यायालय का मुकदमा दायर किया, जिसमें केंद्र पर उसकी नेट बोरोइंग सीलिंग, यानी कि कितना आप ऋण ले सकते, इस पर जो सीलिंग लगाया गया था उसको लेकर फैसला सुनाया गया था। आपको पता ही होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था। 2023-24 के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% के रूप में निर्धारित में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया, जिससे राज्यों को वित्तीय आपातकाल की ओर अग्रसर कर दिया गया था। यानी कि राज्य की वित्तीय स्थिति बिल्कुल खराब हो गई थी, राज्य सरकार ऋण भी नहीं ले पा रही थी। फिर भारत सरकार ने उसको करीब में 13,000 करोड़ रुपए का सहायता भी दिया था। कर्नाटक ने भी आरोप लगाया था। मानवीय संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के तहत कर्नाटक का 18,171.44 करोड़
रुपए का अनुरोध 6 महीने से अनुत्तरित है। अनुत्तरित का मतलब अभी तक उसको उत्तर नहीं दिया गया है, उस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया गया है। राज्य का तर्क है केंद्र की निष्क्रियता न केवल आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के वैधानिक प्रावधानों को उल्लंघन करती है, बल्कि भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत राज्य के लोगों के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन करती है। इसी के तहत पिटीशन डाला है किन्होंने, तो राज्यों ने, जिसमें कर्नाटक और तमिलनाडु का नाम सामने आया है। और 2005 का अधिनियम क्या है, इसमें क्या है, इसमें एक आपदा से निपटने के लिए भारत में पूरा संघीय संरचना को डिजाइन किया गया था, जिसे प्रधानमंत्री महोदय पूरे देश में आपदा नियंत्रण को लेकर सबसे प्रधान पद पर होते हैं। राज्यों में कौन होते हैं, तो सीएम होते हैं, राज्यों का स्तर पर चीफ मिनिस्टर होते हैं। और राज्य के बाद जिला स्तर पर कौन होता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। जिला स्तर पर कौन होंगे, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। ये 3 स्तरीय एक आपदा प्रबंधन को लेकर एक एक्ट पारित किया गया था, और उसी एक्ट के तहत में इस संरचना को डिजाइन किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि समय समय पर केंद्र सरकार राज्यों को आपदा राहत से निपटने के लिए फंड भी प्रदान करेगा। राज्य गंभीर सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं, जिससे वर्षा में भारी कमी हो रही है, जिससे लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। दरअसल मानसून की देरी, प्री मानसून वर्षा में कमी, और उसके बाद से नदियों के पानी का सही से संरक्षण नहीं करना, कावेरी नदी पर अनियमित तरीके से बांध बनाना, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं। और इसके अलावा एक और है मुद्दा अल नीनो का प्रभाव। इसके कारण से राज्यों में, भारत के दक्षिण राज्यों में, अफ्रीका के पूर्वी कोस्ट के राज्यों में गर्मी का असर ज़्यादा देखा जा रहा है। सूखा बहुत ही भारी स्तर पर पड़ रहा है। बेंगलोर जैसा शहर जो अपने शानदार मौसम के लिए जाना जाता है, वहाँ पर हीट वेव चल रहे हैं और वहाँ पर पानी की भी कमी हो गई है। तो ये सब कुछ ऐसे प्रभाव हैं जिन्होंने राज्यों को आपदाग्रस्त कर दिया है, आपदाग्रस्त कर दिया है। आपको उत्तर भारत के राज्यों में भी देखने को मिलेगा हीट वेव। प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर बैठक कर रहे हैं हीट वेव को लेकर, तो आप खुद समझ सकते हैं कितनी बड़ी चीज़ भारत के लिए साबित होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों की मृत्यु होने वाली है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, तो राज्य जो है आपदा से जूझ रहे हैं। किस आपदा से, तो सूखे की आपदा से जूझ रहे हैं। इसके अलावा जो चेन्नई में कुछ समय पहले, आपको याद होगा, नवंबर दिसंबर के आसपास में अर्बन फ्लड देखने को हमें मिला था, जिसने चेन्नई के जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया था। इसके बाद से ही राज्य आरोप लगा रहे हैं कि भारत सरकार फंडिंग जारी नहीं कर रही है। क्रिस्टल क्लियर रखिए अपने कॉन्सेप्ट को कि क्या मामला है, क्या विवाद क्या है और क्या उसका समाधान हो सकता है। 3 बिंदुओं पर हमेशा सोचा कीजिए। राज्यों द्वारा राजस्व उधार लेने और केंद्र के साथ विवाद निपटाने हेतु संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। अनुच्छेद 293, इस अनुच्छेद के प्रावधान के अधीन किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति भारत के क्षेत्र के अंतर्गत राज्य की संचित निधि की सुरक्षा पर ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई ऋण लेने तक विस्तारित है जो समय समय पर विधि द्वारा तय की जा सकती है। यानी कि राज्यों के द्वारा ऋण लेने की सीमा केंद्र के द्वारा तय की जाती है। इतना ध्यान में रखिएगा। भारत का जो संघीय ढांचा है, इस संघीय ढांचा में जो वित्तीय शक्ति है, या फिर आप क्या बोल सकते हैं कि जो ज्यादा शक्तियां हैं वो किसको प्रदान की गई है, तो केंद्र को प्रदान की गई भारत के संघीय ढांचा में। लेकिन इसका उलट हमें कहां पर दिखता है, यूनाइटेड स्टेट में दिखता है। संविधान को हमेशा कंपेयर करके पढ़ा जाता है। यूनाइटेड स्टेट में संघीय ढांचा है, वहां पर शक्तियां किसके तहत आपको झुकी हुई दिखती हैं, राज्यों को ज्यादा शक्तियां मिली हुई हैं। केंद्र को केवल संचार, रक्षा और टेलीकम्युनिकेशन, इसी तरह का 3 मात्र उसको अधिकार दिया गया है यूएस में। लेकिन बाकी सारे अधिकार किसको दिए गए, राज्यों को। लेकिन भारत में क्या है, भारत में अधिकांश शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं, राज्यों को वित्तीय सहित सभी मामलों में शक्तियां कम दी गई हैं। भारत सरकार संसद द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन राज्यों को ऋण दे सकती है या गारंटी प्रदान कर सकती है। यदि भारत सरकार के पिछले ऋण का कोई हिस्सा बकाया रहता है तो राज्य भारत के सरकार की सहमति के बिना ऋण नहीं उठा सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो भारत सरकार द्वारा शर्तों के साथ उधार लेने की सहमति दी जा सकती है, तभी जाके राज्य सरकार बाहर से या कहीं से भी ऋण ले सकते हैं। यानी कि राज्यों की वित्तीय शक्ति पर कौन नियंत्रण लगाता है, तो संविधान के द्वारा भारत सरकार नियंत्रण उस पर स्थापित कर सकती है। दरअसल में संसद नियंत्रण स्थापित करती है। संसद शब्द को ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 131 क्या है, यह सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार संबंधित है। मूल क्षेत्राधिकार आपको बताया ही था मैंने। इसमें केंद्र और राज्य का विवाद है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का विवाद है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उस संबंध में विवाद है। ये सारे के सारे केवल और केवल कहां पर सुनवाई किए जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में किए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित मामलों में सीधा सीधा मूल क्षेत्राधिकार मिलता है। बता ही दिया मैंने आपको कौन कौन से क्षेत्रों में मूल क्षेत्राधिकार है। भारत के शासन व्यवस्था में केंद्र राज्य संबंध, अवस्था, संवैधानिक प्रावधान, प्रमुख विशेषताएं, वित्तीय विधायी संबंध, अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी यानी कि विधायिका से जुड़े हुए। संसद के पास राज्य विधानमंडल की अत्यधिक विधायी शक्तियां होती हैं।
संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, विषयों की रूपरेखा इसी में दिया गया है। सूचियों में शामिल नहीं किए गए विषय, किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो ये है आपको संसद को। जैसे संघ सूची में कोई विषय है, कोई विषय राज्य सूची में है, कोई समवर्ती सूची में है, लेकिन कोई ऐसा विषय है जो इन तीनों में से किसी सूची में नहीं है, तो उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है, किसको प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है, भारत के संसद को, पार्लियामेंट को प्राप्त है। अगला है प्रशासनिक संबंध। 256 से 263 तक में प्रशासनिक संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच में। राज्यों को संसद द्वारा बनाए गए कानून का पालन करना आवश्यक है। अगर वो पालन नहीं करते हैं तो इसको संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। और संविधान के उल्लंघन से और कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 से कौन सा आ जाएगा, आर्टिकल 356, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जोड़ना सीखिए पॉलिटी में चीज़ों को। प्रशासनिक मामलों में सहकारी संघवाद की अवधारणा होती है। कुछ मामलों पर राज्यों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति होती है। जैसे मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई भारत सरकार ने संधि की और उसको लागू करने के लिए भारत सरकार को केरल राज्य का सहयोग चाहिए, या उस जगह पर जहां पर अंतर्राष्ट्रीय संधि को परस्यू किया जाना है या जिस क्षेत्र को लेकर किया गया वो केरल राज्य के अधीन है। मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए किसी राज्य का सहयोग चाहिए, तो केंद्र सरकार निर्देश जारी करती है और इस निर्देश का उल्लंघन राज्य सरकारें नहीं कर सकती हैं। नहीं तो फिर से वही कहाँ नहीं आ जाएगी, संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन से फिर आर्टिकल 365, फिर आर्टिकल 356 और फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। एक से दूसरी चीज़ों को जोड़िए, आपको दिखेगा कि पॉलिटी में सब कुछ जुड़ा हुआ है। वित्तीय संबंध, अनुच्छेद 264 से 293 तक में वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। केंद्र और राज्यों के बीच कराधान शक्तियों का विभाजन, कर लगाने और उसके विभाजन के नियम जो हैं वो इसी में तय किए गए हैं। राज्यों के वित्तीय अनुदान और संसाधन अंतरण के प्रावधान इसी में किए गए हैं। राज्यों के लिए आपदा बहाली योजनाओं में केंद्र सरकार की क्या भूमिका है, जिसको लेकर विवाद चल रहा है, उसको जरा पढ़ते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 वेरी 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 इंपॉर्टेंट अधिनियम। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर यूपीएससी देने जा रहे हैं तो आपको ये पढ़कर ही जाना होता है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो यूपीएससी के लिए मस्ट होते हैं, उसमें से ये अधिनियम भी है। बीपीएससी में भी एक सवाल आपदा प्रबंधन से जरूर पूछा जाता है। एक सवाल डिजास्टर मैनेजमेंट से पूछा है, सूखा, बाढ़ इस तरह की, या शहरीकरण या खराब शहरीकरण, या फिर भूकंप, या फिर सुनामी, इस तरह का सवाल आपसे आपदा प्रबंधन एक सवाल की गारंटी होती है। आपदा प्रबंधन में 2005 आपदा प्रबंधन के राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर, स्थानीय स्तर पर मैंने अभी आपको समझाया, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, फिर डीएम आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उससे नीचे फिर स्थानीय स्तर पंचायत में आप जा सकते हैं। संस्थागत, कानूनी, वित्तीय और समन्वय तंत्र निर्धारित करता है ये अधिनियम। यह अधिनियम आपदा प्रबंधन प्रयासों की देखरेख कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए, राज्य और जिला आपदा प्रबंधन एसडीएमए की स्थापना भी करता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थापना करता है। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ये तीनों स्तर पर स्थापना करता है। 2005 में ये लाया गया था, कांग्रेस के कार्यकाल में, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय लाया गया था। यह अधिनियम केंद्र सरकार को आपदा प्रबंधन सुविधा या सहायता के लिए एनडीएमए, राज्य सरकारों को एसडीएमए, उनके किसी भी अधिकारी कर्मचारी को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। वित्त आयोग आपदा प्रतिक्रिया के साथ साथ आपदा शमन के लिए धन के निर्माण की सिफारिश करता है, जिसे अब एक साथ राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष और राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष कहा जाता है। इसी कोष में फंडिंग को लेकर अभी लड़ाई चल रही है। 15वें वित्त आयोग ने 21 से 26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष की सिफारिश की तथा एनडीएमएफ के साथ साथ राज्य के डीएमएफ की स्थापना भी की गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी स्थापित किया गया। एसडीएमएफ यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड कोष में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा योगदान दिया जाता है 75 और 25 का। तो यही 75% केंद्र सरकार अभी नहीं दे रही है। यह बहुत दिन से कर्नाटक सरकार ने बोल रखा है कि मालिक पैसा दे दो 75 रुपया, लेकिन दे नहीं है केंद्र सरकार। अनुपात और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90-10 का अनुपात निर्धारित किया गया, किसमें, तो एसडीएमएफ में, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड में ये निर्धारित किया गया है। जो नहीं दिया जा रहा है, जो नहीं दिया गया है अभी तक, उसी को लेकर केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। राज्य आपदा प्रबंधन कोष आपदा प्रबंधन 2005 के तहत गति एसडीआरएफ अधिसूचित आपदाओं की प्रतिक्रिया के लिए राज्य के सरकारों के पास उपलब्ध प्राथमिक निधि है। ये उनका किसी राज्य में कोई आपदा आ जाता है तो उससे निपटने के लिए सबसे पहला रुपया इसी में से निकाला जाता है। केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 75% और 25% का रखा गया है। 75-25 रखा गया सामान्य राज्यों के लिए, विशेष राज्यों के लिए 90 और 10 का रखा गया है।
देखिए सामान्य तौर पर योजनाओं में 60 और 40 का रेशियो होता है, लेकिन आपदा प्रबंधन 75-25 का है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर यही पूछ लिया जाता है आपसे पीटी में, ये आपको स्टेटमेंट बनाकर, तो ये कठिन सवाल होगा। यकीन मानिए, इसको थोड़ा सा ढंग से कर लीजिएगा। वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान 2 समान किस्तों में जारी किया जाता है। एसडीआरएफ का उपयोग केवल पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के व्यय को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। एसडीआरएफ के तहत चक्रवात, सूखा, इसी को लेकर लड़ाई चल रही है। सूखा, भूकंप, आग, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमला, ठंडी और ठंडी लहरें शामिल हैं। ये सब आपदाएं अगर चलती हैं, अगर ठंड में भी बहुत ज़्यादा शीतलहर चल रहा है, या गर्मी में सूखा पड़ गया है, भूकंप है, भूस्खलन है, हिमपात है, पहाड़ी राज्यों में होते हैं ये, तो वहाँ पर एसडीआरएफ से फंड निकाला जा सकता है। एनडीआरएफ क्या है? एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है। एनडीआरएफ वो अलग होता है, आपदा मोचन बल वो अलग होते हैं। ये फंड की बात हो रही है। 2005 की धारा 46 के तहत स्थापित एनडीआरएफ खतरनाक स्थिति आपदाओं के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास को संबोधित करने केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित एक कोष है। यह गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राज्यों को एसडीआरएफ को पूरक प्रदान आता है, बशर्ते एसडीआरएफ में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध ना हो। तो अगर एसडीआरएफ में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड जो है, इससे आपको, डिजास्टर रिलीफ फंड जो है, इससे आपको पैसा दिया जा सकता है। इस कोष को भारत सरकार के सार्वजनिक खाते में ब्याज न देने वाली आरक्षित कोष के अंतर्गत रखा जाता है, जिससे सरकार इसे संसदीय अनुमोदन के बिना उपयोग करने में सक्षम बनाती है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपदा है तो इमरजेंसी में इसमें से पैसा निकालना है, तो संसद से पूछे बिना भी इसमें से पैसा निकाला जा सकता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को। ये कई बार पूछ लिया जाता है। संचित निधि से अगर पैसा निकालना है, 263 के तहत जो संचित निधि होता है, तो उससे आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं जब तक संसद का अनुमोदन नहीं प्राप्त हो जाता है। लेकिन डिजास्टर रिलीफ फंड से आप पैसा निकाल सकते हैं बिना संसद के अनुमोदन किए हुए भी। एनडीआरएफ को उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क के अधीन विशिष्ट वस्तु पर लगाए गए उपकर के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। कई बार इसको जो सेस लगाया जाता है अलग अलग, उसके माध्यम से इसमें पैसा जमा किया जाता है। तो इस पूरे टॉपिक को ध्यान में रखिएगा। बारीकी से मैंने समझा दिया, याद हो गया होगा आपको, तो इसमें कुछ था ही नहीं भाई। केंद्र स्तर पर एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। एसडीआरएफ कहाँ पर? तो राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री महोदय, यहाँ पर सीएम महोदय, उससे नीचे स्तर पर डीएम महोदय। ये तीनों स्तर पर डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर फंड बनाया गया था। अब डिजास्टर है चूँकि, तो संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। 75 और 25 का रेशियो होता है, और सामान्य राज्यों में और विशेष राज्यों में 90 और 10 का रेशियो होता है, जिससे भारत सरकार पैसा देती है 75 रुपया, 25 रुपया राज्य सरकारें देती हैं। इसका उपयोग किया जा सकता है आपदा के समय में, और ये समय समय पर इसमें पैसा प्रदान किया जाता है। और अगर राज्यों का फंड खत्म हो गया है, तो केंद्र का फंड का उपयोग कर सकते हैं। केंद्र सरकार के फंड में कहाँ से पैसा आता है? तो कई बार संसद भी दे देती है, कई बार बजट के द्वारा भी दिया जाता है, और कई बार सेस या उपकर लगाकर भी इसको वित्त पोषित, यानी कि इसमें पैसा डाला जाता है। इतना ही सिंपल था ये टॉपिक। कर्नाटक राज्य ने भी केस किया है, तमिलनाडु राज्य ने भी केस किया हुआ है कि हमें पैसा मिल ही नहीं रहा है, एसडीआरएफ का पैसा मिल ही नहीं रहा है। इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस किया गया है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या। अगला टॉपिक शानदार सा एक इनोवेशन किया गया है, किसके द्वारा? तो आईआईएससी बैंगलोर के जो रिसर्चर हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स, उन्होंने क्या किया है? तो एक नोवेल हाइड्रोजन जेल का हाइड्रोजेल का एक आविष्कार किया है, जिसके द्वारा माइक्रोप्लास्टिक को पानी से हटाया जा सकता है, पीने के पानी से हटाया जा सकता है। दरअसल माइक्रोप्लास्टिक जो होता है, ये धीरे धीरे करके हमारे खाद्य तंत्र, यानी कि हमारे खाद्य तंत्र के द्वारा हमारे रक्त तक पहुंच गया है ये माइक्रोप्लास्टिक। पीने के पानी में भी माइक्रोप्लास्टिक होता है। जो बड़ी बड़ी आप ब्रांड देखते हैं पीने के पानी का, जो आप 20 रुपये की बोतल खरीदते हैं अलग अलग जो वाटर का, उसमें भी क्या हो गया है? तो माइक्रोप्लास्टिक पाया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और ये माइक्रोप्लास्टिक फिर आप पीते हैं पानी, तो आपके ब्लड तक पहुंच रहा है, और ये भारी बीमारी का कारण बनेगा आने वाले समय में। प्लास्टिक के सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन पहले इस न्यूज़ को समझिए। अब इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा? ये जो इन्होंने एक छोटा सा सिस्टम बनाया है, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में, किन किन चीज़ों को उपयोग किया गया है। अब इस सिस्टम का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा? तो जो आरओ एआरओ आप सिस्टम घर में लगाते हैं, आरओ वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस का जो सिस्टम लगाते हैं अपने घर में, आरओ कहा जाता है ना उसको, रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के उलट ऑस्मोसिस होता है पानी को साफ करने के लिए। सामान्य ऑस्मोसिस में क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो
लो पर जाते हैं, इसमें लो टू हाई में जाते हैं। देखिएगा जरा ऑस्मोसिस प्रक्रिया, पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। देखिए अब यहाँ पर बात क्या हो रहा है। तो ये जो इसका एप्लीकेशन होगा वो कहाँ पर होगा, तो आरओ सिस्टम इस तरह की चीज़ों को उपयोग किया जाएगा आने वाले समय में, जिससे माइक्रो प्लास्टिक, भौम जल तक में माइक्रो प्लास्टिक पहुँच गया है, नदियों में माइक्रो प्लास्टिक है, समुद्र में माइक्रो प्लास्टिक है। तो कोई भी पीने पानी का सोर्स आप रखेंगे तो सामान्य जो फिल्टर प्रक्रिया है उससे माइक्रो प्लास्टिक को नहीं हटाया जा सकता है। इसीलिए इन वैज्ञानिकों ने बड़ा ही शानदार सा क्या किया है, तो इनोवेशन किया है, जिसके तहत अब धीरे धीरे करके हाइड्रोजेल क्या कहा जाता है इसको, हाइड्रोजेल तकनीक के द्वारा आने वाले समय में माइक्रो प्लास्टिक को पीने के पानी से रिमूव किया जा सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने इस चीज़ को डिजाइन किया है। डिजाइंड ए सस्टेनेबल हाइड्रोजेल टू रिमूव माइक्रो प्लास्टिक फ्रॉम द वाटर। अकॉर्डिंग टू द आईएससी माइक्रो प्लास्टिक पोज ए ग्रेट थ्रेट टू हेल्थ। इन्होंने बोला है कि देखिए हमारे जो स्वास्थ्य है उसको माइक्रो प्लास्टिक बहुत ही भारी स्तर पर नुकसान पहुंचाता है। इसी नुकसान से बचाने के लिए, ह्यूमन आबादी को बचाने के लिए हमने इस चीज़ को डिज़ाइन किया है, जो आने वाले समय में एक रिवॉल्यूशनरी चीज़ साबित हो सकता है। इन्होंने बताया कि हमने जो हाइड्रोजेल बनाया है, ये हाइड्रोजेल क्या करेगा, तो पानी में मौजूद माइक्रो प्लास्टिक को अपनी तरफ आकर्षित कर देगा, और ये माइक्रो प्लास्टिक जब इससे चिपक जाएंगे तो यूवी रेज इरेडिएशन के माध्यम से हम इन माइक्रो प्लास्टिक को समाप्त कर सकते हैं, जिससे पीने के पानी में ये नहीं पहुंच पाएंगे। लोगों का जो पीने का पानी होगा वो साफ होगा। साइंटिस्ट हैड प्रीवियसली ट्राइड यूजिंग फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स टू रिमूव माइक्रोप्लास्टिक, लेकिन उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। और ये जो पहले का तकनीक था माइक्रोप्लास्टिक हटाने का, जिसमें हम फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स के माध्यम से माइक्रोप्लास्टिक हटाते थे, ये अनसस्टेनेबल मेथड था ये। लेकिन अब हमने सस्टेनेबल मेथड, जिससे कोई भी नुकसान भी नहीं होता है, कोई खास इनपुट भी नहीं चाहिए उसको, और ये हमने डिज़ाइन किया है आईएससी बेंगलोर के साइंटिस्ट ने। इन्होंने क्या बोला है, देखिए इसमें कुछ साइंटिस्ट वगैरह का भी नाम है। देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है इन पर, सूर्य सारथी बोस नाम है इनका, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग में आईएससी बेंगलोर में। इन्होंने 3D हाइड्रोजेल डिज़ाइन किया है, जिसमें क्या क्या शामिल होता है, तो डिफरेंट पॉलीमर के लेयर होते हैं। पॉलीमर तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, पॉलीमर के अलग अलग लेयर होते हैं इसमें, जिसमें काइटोसैन पॉलीविनाइल अल्कोहल होता है। काइटोसैन पॉलीविनाइल अल्कोहल का एक लेयर होता है। उसके अलावा पॉलीएनालाइन होता है। इनको जब इंटरविंड करके जोड़ा जाता है तो एक क्या बन जाता है, एक मेकिंग ए इंटर ऑपरेबल, एक नेटवर्क तैयार हो जाता है किसका, तो पॉलीमर्स का एक छोटा सा, इतना बस ध्यान में रखिए कि पॉलीमर का एक छोटा सा हमने लेयर बना दिया, जो लेयर क्या करता है, माइक्रोप्लास्टिक को अपनी तरफ में आकर्षित करता है और माइक्रोप्लास्टिक को अपने से जोड़ लेता है। फिर हम यूवी रेज का यूज करते हैं इस माइक्रोप्लास्टिक को समाप्त करने के लिए, और जो यूवी रेज होता है उसके उत्सर्जन के लिए कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है। इसको कॉपर सब्स्टिट्यूट पॉलीऑक्सोमेटलेट कहा जाता है, CuPOM कहा जाता है। इसका उपयोग करके एक नैनो क्लस्टर बनाया जाता है, जो यूवी लाइट को क्या करता है, यूवी लाइट के द्वारा डिग्रेड कर देता है माइक्रोप्लास्टिक को। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो बस इतना ध्यान में रखिएगा कि एक पॉलीमर का छोटा सा नेटवर्क तैयार किया है, जो अपनी तरफ में माइक्रोप्लास्टिक को आकर्षित करता है। उसके पश्चात हम लोग यूवी रेज का उपयोग करके उस माइक्रोप्लास्टिक डिग्रेड कर देते हैं, जिससे जल सुरक्षित और साफ हो जाता है। अब माइक्रोप्लास्टिक किसको कहा है, तो ये तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन इनका जो स्टडी है उसमें बताया गया कि लगभग 95 से 93% तक का माइक्रोप्लास्टिक इससे रिमूव किया जा सकता है। हाइड्रोजेल जो बनाया है, सस्टेनेबल हाइड्रोजेल का निर्माण किया गया है, ये लगभग 95 से 93% के आसपास है, जो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा माना जाता है। एक्यूरेसी समझ रहे हैं आप, 100 में से 95% की एक्यूरेसी है, ये बहुत ही हाई एक्यूरेसी है। इस हद तक ये क्या कर सकता है, तो रिमूव कर सकता है माइक्रोप्लास्टिक को। माइक्रोप्लास्टिक किसको कहते हैं, किस आकार का होता है, कई बार वो आपसे पीटी में पूछ लिया जाता है, तो उसको जरा समझते हैं, उसके पश्चात अगले न्यूज पर चलेंगे। देखिए माइक्रोप्लास्टिक जो होता है 5 मिलीमीटर से कम व्यास वाला, रेडियस उससे कम ही हो जाएगा, प्लास्टिक कण होते हैं, जो कि प्रायः गहनों में इस्तेमाल होने वाले मानक मोती की तुलना में भी छोटे होते हैं। ये हमारे समुद्र और जलीय जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है, पानी में घुल सकता है, हमारे रक्त में भी घुल सकता है। 5 मिलीमीटर से भी कम व्यास के होते हैं, बिल्कुल उससे भी छोटे हो सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक की 2 श्रेणियाँ होती है, प्राथमिक और द्वितीयक 2 श्रेणियाँ होती है। वर्गीकरण, प्राथमिक यानी कि जो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक होती है, ये छोटे कण होते हैं जिन्हें व्यावसायिक
उपयोग माइक्रोफाइबर कपड़ों, अन्य वस्तुओं प्रयोग के लिए डिजाइन किया जाता है। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, प्लास्टिक छर्रों, प्लास्टिक फाइबर पाए जाने वाले माइक्रोबीड्स को कहा जाता है प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक। द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक, ये पानी की बोतल जैसे बड़े प्लास्टिक के टूटने से बनते हैं। ये टूटना पर्यावरण कारकों, मुख्य रूप से सूर्य के विकिरण एवं समुद्र के लहरों के संपर्क में आने के कारण से होता है, और यही होते हैं माइक्रोप्लास्टिक। आईएससी के रिसर्चर्स ने इसी को समाप्त करने के लिए हाइड्रोजेल का निर्माण किया है। हाइड्रोजेल का निर्माण किया है, और ये हाइड्रोजेल जो होता है ये पॉलीमर्स का एक छोटा सा एक यंत्र होता है। इतना बस ध्यान में रखिएगा, जो यूवी रेज के माध्यम से क्या कर देगा, तो पानी से माइक्रोप्लास्टिक को रिमूव कर देगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है, बस न्यूज़ के लिए बस सुन लीजिए कि तालिबान जो है, तालिबान उसने अपने यहाँ पर अफ़गानिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ थे यानी कि हिंदू और जो सिख थे, उनकी प्रॉपर्टी को वापस करने के लिए मतलब शुरू किया है। उनके प्रॉपर्टी पर अगर किसी ने कब्जा कर लिया है या उनके प्रॉपर्टी पर किसी ने अपना घर बना लिया है या अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से रह रहा है, तो तालिबान उसको कोशिश कर रहा है कि वापस कर दिया जाए। तालिबान की गवर्नमेंट अभी चल रही है कहाँ पर, अफ़गानिस्तान में, जिसको किसी ने भी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया अभी तक, किसी ने भी उसको मान्यता नहीं दी है, ऑफिशियली मान्यता नहीं दी है। हालांकि भारत सरकार ने 2-3 बैठकें जरूर की है तालिबान के साथ में, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और तालिबान इस तरह की जो चीज़ें कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है कि आने वाले समय में उसको भारत से मान्यता दिया जा सके, मान्यता दिया जा सके। ऐसी उम्मीद की जा रही है एक्सपर्ट के कि आने वाले समय में भारत वो पहला देश हो सकता है जो तालिबान के गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर सकता है। वर्तमान में हम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे संबंध हैं। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का संबंध जो है ये बिगड़ रहा है। अब पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ही वहाँ पर कुछ एयर अटैक्स वगैरह किए थे, जिसके पश्चात से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का संबंध बिगड़ रहा है। हमारे अफगानिस्तान के साथ संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं धीरे धीरे, आने वाले समय में और भी प्रगाढ़ होंगे। चीन भी तालिबान को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, तो भारत सरकार यही कोशिश कर रही है कि चीन वहाँ पर अपना सब कुछ प्रभुत्व बना ले, उससे पहले हम वहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। बस इसमें इतना ही ध्यान में रखिएगा, बाकी और क्या ध्यान में रखना है, ये छोटे सा न्यूज़ था। अगला न्यूज़ देखिए क्या है, मूडीज़। ये क्या है, तो रेटिंग एजेंसी होती है। रेटिंग एजेंसी का क्या तात्पर्य होता है, जैसे आप मूवी देखने जाते हैं, मान लीजिए मूवी देखने, आप उससे पहले क्या देखते हैं कि भाई क्रिटिक्स लोगों ने इस मूवी को कितने स्टार दिए हैं, यही देखते हैं ना आप। 3 स्टार दिया है, 4 स्टार दिया है, 5 स्टार दिया है, 4.5 दिया है, 3.5 दिया, ये देख के जाते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, मूवी देखने जाने से पहले आप रेटिंग देख रहे हैं उस मूवी का। उसी प्रकार से कोई भी देश जो होता है उसकी इकॉनमी होती है, तो ये रेटिंग एजेंसियां हैं जो उस इकॉनमी को रेट करती हैं कि इकॉनमी जो है वो अच्छी कंडीशन में है, यानी कि 3 स्टार। अब 3 स्टार की जगह ABC हो सकता है, AAA हो सकता है, BBB, ये इनका पैमाना होता है। या वो बोल सकती है इस इकॉनमी कंडीशन अच्छी नहीं, 1 स्टार देंगे हम। तो उससे क्या होता है, जो निवेशक होते हैं दुनिया का अलग अलग, वो इस एजेंसी के रेटिंग को देखकर उस देश में निवेश करते हैं। इसी प्रकार से जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी हैं, इकॉनमी को लेकर भी प्रेडिक्शंस जारी करती हैं, इकॉनमी के बढ़ने की घटने की रफ्तार बताती हैं। कुछ दिनों से आपने देखा होगा IMF, वर्ल्ड बैंक, सभी का रेटिंग आ रहा है धीरे धीरे सामने। दरअसल इसी दौरान सामने भी आता है। मूडीज एनालिटिकल प्रोजेक्ट इन इंडिया इकॉनमी टू एक्सपेक्टेड 6.1% जो होगा, ये हमारा 2024 में होगा। लोअर देन 7.7% ग्रोथ 2023 में इन्होंने बताया था कि 7.7% का ग्रोथ होगा भारतीय इकोनॉमी में, लेकिन 2024 के लिए इन्होंने कम कर दिया, हमारी रेटिंग को 6.1 कर दिया है। ओके, इन्होंने ये भी बोला है कि जो कोविड से पहले हमारा आउटपुट था उसके तुलना में हमारा 4% आउटपुट कम ही रहेगा अभी, और हमारी जो इकोनॉमी है वो पिछले साल की तुलना में कम तेजी रफ्तार से बढ़ने वाली है। और इसको बस ध्यान में रख लीजिएगा, मूडीज का रेटिंग क्या दिया गया है, और इससे संबंधित कुछ भी नहीं पूछा जाएगा रेफरेंस के तौर पर, या अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसको यहाँ पर हल कर पाएंगे। अगला क्या है, चाइना ने टोंगा आइलैंड है इसको बोला है कि क्या है, न्यूज़ देख लीजिए कि चाइना डिफेंस सिक्योरिटी ऑफर टू टोंगा फॉर पैसिफिक आइलैंड समिट। दरअसल टोंगा में पैसिफिक आइलैंड समिट हो रहा है, उसको लेकर सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए चीन ने बोला है टोंगा को, हम आपको सिक्योरिटी प्रदान करेंगे, आप वहाँ पर पैसिफिक आइलैंड समिट ऑर्गेनाइज कीजिए। पैसिफिक आइलैंड फोरम क्या है, इसका समिट ऑर्गेनाइज होने वाला है, 26 मेंबर हैं इसके, इसको ज़रा देखेंगे हम लोग। लेकिन दरअसल टोंगा का मैं आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा, इस न्यूज़ पर मत जाइए, इस न्यूज़ का जो परिणाम है उस पर जाइए।
दरअसल में है क्या कि पैसिफिक के जो छोटे छोटे आइलैंड हैं इसको अमेरिका चाह रहा है कि अपने पक्ष में कर कर आइलैंड रक्षा समूह एक विकसित किया जाए, जिसमें अलग अलग आइलैंड पर अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित करके इन सभी को अमेरिका का सेना का एयरबेस बनाकर चीन को घेरा जाए। चीन कोशिश कर रहा है कि इन आइलैंड को अपने अंदर करके अपने प्रभाव क्षेत्रों में लाकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसी का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कहाँ पर, तो प्रशांत महासागर के आइलैंड के समूहों में चल रहा है। तो प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा जो द्वीप है, टोंगा, ये कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक भारी ज्वालामुखी देखने को मिला था, जिसके कारण से इसका बाकी दुनिया संपर्क कट गया था। इंटरनेट के सारे केबल उड़ गए थे समुद्र में, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये बहाल कर दिए गए। अभी वहाँ पर पैसिफिक आइलैंड फोरम का ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पैसिफिक आइलैंड फोरम क्या है, टोंगा द्वीप कहाँ पर स्थित है, इसको जरा हम लोग देखते हैं। देखिए ये टोंगा जो है ये द्वीप कहाँ पर है, तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया आपका, ये आपका क्या है तो न्यूजीलैंड है इधर, और नहीं ये न्यूजीलैंड है, ये है न्यूजीलैंड, ये तो आपका ऊपर का इक्वाडोर और वो सब द्वीप हैं। पापुआ न्यू गिनी है, ये पापुआ न्यू गिनी है। ओके, यहाँ पर ईस्ट तैमूर है, ईस्ट तैमूर की राजधानी देखिएगा दिल्ली लिखा रहता है। ईस्ट तैमूर, पूर्वी तैमूर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक छोटा सा देश है, अलग अलग देश हैं ये सारे के सारे। देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा टोंगा, यहीं पर टोंगा दिखेगा, ये कर्क रेखा के ठीक ऊपर में स्थित है, कर्क रेखा के ठीक ऊपर में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। ये ओशनिया का पूरा क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में ये आता है। प्रशांत महासागर में रणनीतिक रूप से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और इसी पर क्षेत्राधिकार को लेकर अमेरिका और चीन के बीच प्रभुत्व भी चल रहा है। अब देखते हैं हम लोग, इसका मैंने पूरा दिखा दिया आपको। दरअसल कर्क रेखा ऑस्ट्रेलिया के ठीक बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है टोंगा आइलैंड, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये तस्मान सी है, तस्मान सी है, यहाँ पर कोरल सी है, यहीं पर आपको ग्रेट बैरियर रीफ दिखता है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम इलाकों में। ऑस्ट्रेलिया का आबादी में पर्थ यहाँ पर दिखेगा आपको, यहाँ पर। बाकी जो उसकी मुख्य आबादी है वो इन्हीं इलाकों में रहती है, कोस्टल इलाकों में रहती है। ये ग्रेट विक्टोरिया क्या है, तो ये पूरा का पूरा मरुस्थल है, प्यासे ज़मीन की भूमि कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं के बराबर में होती। ये पूरा जो पूरा देखते हैं आप, ये पूरा खाली है, यहाँ पर मरुस्थल है। थोड़ी बहुत आबादी यहाँ पर रहते हैं और थोड़ी बहुत आबादी यहाँ पर देखने को मिलती है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए पैसिफिक आइलैंड फोरम क्या है। पैसिफिक आइलैंड फोरम प्रशांत द्वीपीय समूह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। इसका उद्देश्य प्रशांत क्षेत्र में शांति, सद्भावना, सुरक्षा, सामाजिक समावेश, व्यापार आदि को बढ़ावा देना, इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, गुणवत्तापूर्वक जीवन को सुनिश्चित करना है। इसकी बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। इसकी अध्यक्षता मेजबान देश द्वारा की जाती है। इस दौरान नीतियों के विकास और कार्यान्वयन संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। 18 सदस्य देश हैं, अभी वर्तमान में 21 दिखाया जा रहा है कहीं कहीं पर। ऑस्ट्रेलिया है, कुक आइलैंड है, माइक्रोनेशिया संघीय राज्य है, फिजी है, फिजी में गिरमिटिया भारतीय लोगों का काफ़ी प्रभुत्व हासिल है, खासतौर से बिहार का और यूपी के लोगों का। फ्रेंच है, पोलिनेशिया है, किरिबाती है, नौरू है, ये सब आइलैंड हैं। न्यू कैलेडोनिया है, न्यूजीलैंड है, न्यू है, पलाऊ है, पापुआ न्यू गिनी है, मार्शल आइलैंड गणराज्य, समोआ, सोलोमन द्वीप समूह। सोलोमन द्वीप समूह के किस्से बड़े फेमस है यहाँ के जनजातियों के। टोंगा, तुवालू और वानुआत शामिल है। क्या चीन इसका मेंबर है? चीन इसका मेंबर नहीं है। एक बार सर्च जरूर कीजिएगा इसके बारे में कि चीन किन किन पैसिफिक फोरम का मेंबर है, देखिएगा इसका मेंबर है कि नहीं। मैंने बताया है नहीं है इसका मेंबर। हाईली माइक्रोनेशिया देशों की राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप एवं टोंगा में आए भूकंप के कारण यह संगठन काफ़ी चर्चा में था, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, तो भारत का जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, एम्स है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस का जो आपका है एम्स के बारे में पता ही है आपको। ये लॉन्च कर रहा है इंडिजिनस देश से बना हुआ स्टडी टू टेस्ट एक्यूरेसी ऑफ HPV किट फॉर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। सर्वाइकल कैंसर किसके कारण होता है, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण, HPV के कारण होता है। मैंने आपको बताया था, इसका वैक्सीन के बारे में भी मैंने बताया था। अगर किसी को याद हो तो ज़रूर बताइएगा इसका कौन सा वैक्सीन के बारे में मैंने बताया था। एम्स दिल्ली में एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है जिसके तहत देश में बना हुआ HPV वायरस को जांचने के लिए जो किट यूज किया जाता है, जैसे कोरोना जांचने के लिए कोरोना का किट होता है, उसी प्रकार से HPV वायरस को जांचने के लिए जो किट का उपयोग किया जाता है, उस किट को इंडिजिनस तरीके पर देश में डेवलप किया जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि जो देश में डेवलप किया हुआ किट है
क्या ये HPV वायरस को सही से डिटेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। देश में के बाहर से जो अभी हम किट लाते हैं वो 1500 से 3000 रुपये का पड़ता है, लेकिन देश में जो हम डेवलप करेंगे वो काफ़ी सस्ता होगा, जिससे सर्वाइकल कैंसर जो होता है इसको सही से डिटेक्ट किया जा सके और डिटेक्ट करने के पश्चात में उसका इलाज भी संभव हो पाएगा। अभी तो टीका भी इसका बनाने की कोशिश की जा रही है, कुछ हद तक इसका सफल भी हुए हैं हम, और एम्स दिल्ली में अब इस पर सैंपल सर्वे किया जाएगा इस किट को लेकर, और आने वाले समय में इस किट को भारत में ही डिजाइन किया जाएगा, भारत में ही बनाया जाएगा और भारतीय लोगों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। इसको बस ध्यान में रखिएगा। और जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो किस वायरस के कारण होता है, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण से होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है कि अमेरिका पहली बार ट्राइलेटरल बैठक कर रहा है। किसके साथ में? एक होगा US अमेरिका, एक होगा जापान और एक होगा कौन? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला। दरअसल में ये सारे देश जो हैं ये सब एक ही देश से सताए हुए हैं। उस देश का क्या नाम है? चीन नाम है। US नेता बनना चाह रहा है, तो चीन के आसपास के जो देश हैं जो परेशान हैं इससे उनको इकट्ठा कर रहा है। तो ट्राइलेटरल बैठक आयोजित किया जा रहा है जिसमें US, जापान और फिलीपींस शामिल होंगे। दरअसल देखिए, फिलीपींस और चीन का विवाद किस चीज़ को लेकर है, तो कुछ दिन पहले ही फिलीपींस के एक नेवल व्हीकल पर अटैक कर दिया था चीन ने दक्षिण चीन सागर में। कहाँ पर? तो दक्षिण चीन सागर पर एकाधिकार जताता है चीन। इसको लेकर फिलीपींस और चीन के बीच विवाद है, और जापान और चीन के बीच में सेंकाकू ये आइलैंड है, सेनकाकू आइलैंड है। इसका लोकेशन मैं दिखाऊंगा, इसके विवाद को समझाऊंगा। इसको लेकर विवाद चल रहा है। क्या बोला है? डिफेंस सपोर्ट टू जापान फिलीपींस आयरन क्लैड से बाइडन। इसका तात्पर्य मतलब कि लोहे की तरह मजबूत डिफेंस प्रदान करेंगे जापान और फिलीपींस को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बोला है। आप इसको ध्यान में रखिएगा इतना चीज़। अब मैं आपको इसके बारे में सेनाकू आइलैंड के बारे में बताऊंगा, सेनकाकू आइलैंड के बारे में, और दक्षिण चीन सागर के बारे में मैंने बहुत बार बताया है आपको। ये ट्राइलेटरल में कौन कौन शामिल हैं इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, और अभी जो मैंने पैसिफिक आइलैंड वाला बताया उसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए क्या है, इसी सेनकाकू आइलैंड के बारे में बता देता हूँ, और थोड़ा सा उसके फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे जिससे अगर वो पूछा जाता हो तो आसानी से आप कर सकें। सेनकाकू द्वीपीय विवाद 8 निर्जन द्वीपों संबंधी एक क्षेत्रीय विवाद है। इस द्वीप समूह को जापान में सेनकाकू द्वीप समूह, चीन में दियाओऊ द्वीप समूह और हांगकांग में तियायुई द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। जापान और चीन दोनों इन द्वीपों पर स्वामित्व का दावा करते हैं। ये 8 निर्जन द्वीप समूह चीन सागर में स्थित है, पूर्वी चीन सागर में स्थित है। इनका कुल क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर है। ये ताइवान के उत्तर पूर्व में स्थित है। मैं लोकेशन दिखाऊंगा। सामरिक महत्व क्या है? सामरिक महत्व इसका इतना है ना कि यहाँ से बैठे बैठे चीन के बड़े बड़े शहरों को टारगेट किया जा सकता है। चीन के बिल्कुल नाक के पास में है, जैसे नाक के पास में किसी का तिल हो जाता है उसी प्रकार का एक तिल है सेनकाकू। ये द्वीप रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शिपिंग लेन के काफ़ी करीब है, साथ ही मत्स्य पालन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा एक अनुमान के मुताबिक यहाँ तेल का भी काफ़ी समृद्ध भंडार है। एक तो प्राकृतिक संपदा है ही, ऊपर से सामरिक इसका भी बहुत ही लोकेशन मजबूत है। जापान का दावा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने सैन फ्रांसिस्को को 1951 के संधि ताइवान सहित कई क्षेत्रों और द्वीपों पर अपने दावों को त्याग दिया। इस संधि के तहत नानसेई सेंटो द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका का अधीन आ गया। फिर 1971 में यह जापान को वापस लौटा दिया गया। जापान का कहना है कि सेनकाकू द्वीप नानसेई सेंटो द्वीपों का ही हिस्सा था, इसलिए इस पर जापान का स्वामित्व है। हाल ही में दक्षिणी जापान के एक स्थानीय परिषद ने सेनकाकू द्वीप समूह वाले क्षेत्र का नाम टोकसीरो से टोंकसीरो सेनकाकू बदलने से संबंधित एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। इसके अलावा चीन ने सैन फ्रांसिस्को संधि पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। चीन और ताइवान का दावा 1970 के दशक में तब आया जब क्षेत्र में तेल संसाधन की खोज की गई। उसके बाद चीन ने दावा कर दिया। चीन का मत है कि यह द्वीप प्राचीन काल से उसके क्षेत्र का हिस्सा रहा है। जिस प्रकार से बोलता है कि प्राचीन काल से ही जो अरुणाचल प्रदेश है वो उसके क्षेत्र का हिस्सा रहा है। प्राचीन हिस्ट्री बहुत पढ़ता है चीन। जब सैन फ्रांसिस्को की संधि में चीन को ताइवान वापस लौटा दिया गया था तो इस द्वीप को भी वापस लौटा दिया जाना चाहिए था। ऐसा कौन बोलता है? तो ऐसा बोलता है चीन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये है चीन का, ये पूरा मुख्य भूमि है चीन का। ये जापान है, यहाँ पर है सेनकाकू आइलैंड। ये ताइवान है, यहाँ पर है ठीक सेनकाकू आइलैंड द्वीप समूह। ये पूरा द्वीप है यहाँ पर छोटे छोटे, उसी में ये ईस्ट चाइना सी में यहाँ पर सेनकाकू है। देखिए चीन से कितना नज़दीक है ये। चीन के बड़े बड़े शहर इससे जद में आ सकते हैं, इसीलिए इस पर विवाद चल रहा है और चीन भी अपना दावा कर रहा है और
जापान भी अपना दावा कर रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो न्यूज़ था एक माउंट एटना को लेकर न्यूज़ है। माउंट एटना कहाँ पर है? तो सिसिली, इटली में है ये। माउंट एटना में रह रहकर एक गुब्बारे का रिंग ऊपर उठ रहा है उसके क्रेटर के पास से। माउंट एटना बहुत ही पुराना, लगभग 5 लाख वर्षों का इसका पुराना इतिहास है इस ज्वालामुखी का, और बहुत पुराना इरप्शन होता रहता है इसमें, धीरे धीरे कभी भी हो जाता है। माउंट एटना एक स्ट्रैटोबोल्केनो है, जिसका अर्थ है यह लावा, राख और चट्टानों की परत से बना हजारों वर्ष के विस्फोट से जमा हुआ एक बड़ा सा ज्वालामुखी है। यह सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित है। मैं इसका लोकेशन दिखाऊंगा, जो भूमध्य सागर में इटली का एक द्वीप है। यह समुद्र तल से लगभग 3300 मीटर ऊपर है और 1200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। माउंट एटना में 4 शिखर क्रेटर, सैकड़ों पार्श्व छिद्र हैं जो विभिन्न प्रकार के विस्फोट कर सकते हैं, जैसे कि विस्फोटक, प्रवाहकीय या मिश्रित। माउंट एटना में 1500 ईसा पूर्व से लगभग में लगातार विस्फोट होता रहा है, जिससे यह विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक बन गया है और कई सारे लोगों का अनुमान है कि लगभग में 5 लाख वर्ष से पुराना है। ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में यहाँ पर देखिएगा सिसिली द्वीप समूह है। मेडिटेरियन सी का सबसे बड़ा द्वीपों में से एक है सिसिली, और यहीं पर माउंट एटना स्थित है। माउंट एटना यहाँ पर स्थित है। माउंट एटना यहीं पर स्थित है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये इटली है, इटली की राजधानी रोम है। यहाँ पर सिसिली द्वीप समूह है जो इटली के ही तहत आता है, और यहाँ पर एक माउंट एटना स्थित है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। चलते हैं, आज समाप्त करते हैं आज का वीडियो। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। काफ़ी कुछ मैंने बताया है आपको, सीखा होगा आपने। ध्यान से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, रोज़ पढ़िए। 3 ही चीज़ होता है इसके पीछे, पास करने के पीछे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।